गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हो? आशा कर रहा हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर कंटिन्यू आप इस पर जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन आज जिस विषय की बात करेंगे, जिस टॉपिक की बात करेंगे, वो राजनीतिक विज्ञान का बड़ा ही महत्वपूर्ण विचारधाराओं की अपन चर्चा कर रहे थे। और कंटिन्यू इसी कड़ी में अपन जिस तरह से पहले वाले वीडियो को देख पा रहे हैं, उसके आधार पर ही इस कड़ी को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। मार्क्सवाद जो विचारधारा थी, कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा थी, उस विचारधारा को आगे निरंतर बढ़ाने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। बेसिकली मार्क्सवाद के बारे में आप पहले से अवगत हैं कि ये जर्मनी का विचारक है और इसने वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक है। बहुत सारे विचारक इससे प्रभावित हुए। चाइना में भी इससे का प्रभाव रहा है। इंडिया के साथ साथ अनेक ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर मार्क्सवादी विचारधारा को अत्यधिक बल दिया गया है। ये भी अपन को ध्यान रखना है। मार्क्सवाद ने कुछ अपने दोस्त एंजल्स के साथ मिलकर बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाएं रची और उन पुस्तकों के आधार पर आज अपन देखने को प्रयास मिलता है। वास्तव में जो इसने आधार माना था कि समाज में महत्वपूर्ण जो तत्व या आधार माना, वो आर्थिक तत्व माना है। आर्थिक तत्व की इसने बात की थी कि पूरा समाज में जो मेन तत्व है वो आर्थिक तत्व है। प्यारे विद्यार्थियों, तो आर्थिक तत्व के साथ साथ उसने कहा कि राजनीतिक और सामाजिक तत्व भी उसी पर आधारित है। इस पर उसने कुछ सिद्धांत भी दिए थे। उन सिद्धांतों में अपन ने चर्चा की थी, वो एक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत की चर्चा की जो हीगल और फायरबाख से संबंधित था। एक इसने ऐतिहासिक भौतिकवाद या ऐतिहासिक आर्थिक व्याख्या की बात की, उसका भी ध्यान रखना है। कल अपन ने यानी पिछले वीडियो में जो चर्चा की वो वर्ग संघर्ष की चर्चा की कि वर्ग संघर्ष वास्तव में क्या होता है। तो वर्ग संघर्ष की अपन ने बात की है प्यारे विद्यार्थियों, और वापस में कहा है कि यहाँ पर हमेशा से ही वर्ग संघर्ष की अवधारणा प्रचलित रही है। वर्ग संघर्ष होता रहा है। इतिहास है जो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है हमेशा से ही, चाहे वो किसी भी रूप में रहा हो, चाहे वो दास और स्वामी के मध्य रहा हो, चाहे वो सामंत और किसान के मध्य रहा हो, चाहे वो पूंजीपति और मजदूर के मध्य रहा हो। तो संघर्ष रहा है, चाहे वो खुलेआम रहा हो, चाहे चोरी छुपे रहा हो। तो संघर्ष हर जगह क्या रहा है? विद्यमान रहा है। आज अपन जो बात करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों, वो है आप इसका मार्क्सवाद का जो चौथा सिद्धांत की बात करने वाला हूं। वो चौथा सिद्धांत है आपका कौन सा? वो नंबर 4 पे जो सिद्धांत है जिसकी मैं बात करने वाला हूं, वो चौथा सिद्धांत है प्यारे विद्यार्थियों, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है जिसकी अपन बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है उसकी चर्चा करना चाहूंगा। नाम से स्पष्ट हो रहा है कुछ ना कुछ जो कार्य कर रहे हैं उसमें अतिरिक्त आ रहा है। मार्क्स का ये सिद्धांत पूंजीवादी अवस्था में मजदूरों के शोषण की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। मार्क्स ने यह सिद्धांत रिकार्डो के श्रम सिद्धांत से प्रभावित होकर क्या है? प्रस्तुत किया है। मार्क्स के अनुसार उपयोगिता और में मूल्य और विनिमय मूल्य का जो अंतर है वही क्या कहलाता है? अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। पहली बात तो है कि मार्क्स का यह सिद्धांत पूंजीवादी अवस्था में मजदूरों के साथ जो शोषण हो रहा है उस शोषण की बात कर रहा है प्यारे विद्यार्थियों। किस अवस्था में? ये पूंजीवादी जो अवस्था है, इस पूंजीवादी अवस्था में किनका? मजदूरों का क्या हो रहा है भाई? शोषण हो रहा है। मजदूरों के इस शोषण को लेकर क्या किया गया है? यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। मजदूरों के शोषण को लेकर यह सिद्धांत क्या है? प्रतिपादित किया गया है। इस अवस्था में यहां पर शोषण की प्रक्रिया, ये मार्क्स का मूल सिद्धांत नहीं है। ये सिद्धांत मार्क्स के किस विचारक से प्रभावित है? ये अर्थशास्त्री, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है रिकार्डो। रिकार्डो नाम का विद्वान है। इसका एक सिद्धांत है श्रम सिद्धांत।
यानी जो श्रम सिद्धांत रिकार्डो ने दिया था, प्रसिद्ध अर्थशास्त्र ने, उस श्रम सिद्धांत से क्या है, प्रभावित है। और इस श्रम सिद्धांत को देखकर ही क्या दिया है, कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का क्या दिया है, सिद्धांत दिया है। मार्क्स के अनुसार उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य का जो अंतर है वो ही क्या कहलाता है, अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। कौन सा, उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य। कहने का मतलब है अगर उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य इन दोनों का जो अंतर है प्यारे विद्यार्थियों, इनके बीच का जो अंतर आता है वो अंतर क्या कहलाता है, वो अंतर ही क्या कहलाता है, वो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का, वो अतिरिक्त मूल्य है। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति है जो वस्तु का उत्पादन करता है, यानी पूंजीपति वर्ग जिस वस्तु का लागत लगा के उत्पादन करके उसे बाजार में बेचता है, व्यक्ति जितना उसको उपयोगी करता है और उपयोगिता से ज़्यादा उसका क्या है, प्राइस है, तो वो अपन कह सकते हैं वो अतिरिक्त मूल्य है। कैसे, मान लो आपने कोई, जैसे किसान वर्ग को ले लूँ, किसान की उपयोगिता है, उसका मूल्य अलग होता है। गेहूं की कीमत है 20 रुपये किलो। अब उससे 20 रुपये किलो से कुछ चीनी मिलाकर पूंजीपति द्वारा उसे पीस कर, है ना, चक्की द्वारा पीस कर उसे अतिरिक्त चीनी वगैरह मिलाकर उसे बिस्किट बनाकर उसे 20 पैकेट बेचता है 5-5 रुपये से ही। तो यहाँ पर उसके पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं, यानी जो 20 रुपये का क्या लिया, गेहूँ लिया, 10 रुपये की चीनी ली, थोड़ा पानी मिलाया और इसको मजदूर द्वारा तैयार किया और एक में 20 पैकेट बना लिए और जिस पैकेट का कीमत क्या है 10 रुपये है, तो वो 200 रुपये का बेचेगा प्यारे विद्यार्थियों। यानी 20 रुपये का गेहूँ लिया और 10 रुपये की चीनी मिलाई और 20 रुपये की मैं मान लेता हूँ मजदूरी, 5 रुपये की इसमें थैली भी आ जाएगी, ये जिसको पैकेट बनाएंगे। इस गेहूं से उसने 20 पैकेट बनाए हैं और 20 पैकेट बिस्किट के बनाए हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये 20 पैकेट बिस्किट के एक पैकेट का मूल्य 5-10 रुपये हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो 5 रुपये भी मैं मान लो, तो कितने हो जाते हैं यहाँ पर, सीधे सीधे हो जाते हैं कितने रुपए के, 100 रुपये के। कितने रुपए के हो जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 100 रुपये के बिस्किट के पैकेट हो जाते हैं। अब ये जो 100 रुपये हैं, तो वास्तव में इनकी कीमत कितनी लगी प्यारे विद्यार्थियों, टोटल लागत है, वो लागत कितनी आ रही है, वो लागत 50 रुपये आ रही है और पूंजीपति को खुद को 100 रुपये मिल रहे हैं, तो 50 रुपये उसको पूरा प्रॉफिट हो रहा है। ये अतिरिक्त मूल्य है प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या है, अतिरिक्त मूल्य है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर मैं इधर ध्यान रखना, इधर समझाने का प्रयास करूंगा। मार्क्स के अनुसार बाजार में माल परिचालन का जो सामान्य सूत्र होता है, उस सूत्र के माध्यम से ध्यान रखना। देखो, एक माल परिचालन का सूत्र है प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी क्या होती है, वस्तु होती है और उसका क्या होता है, मूल्य होता है और उससे बाद में मूल्य से फिर कोई वस्तु निर्मित हो जाती है। इसका मतलब है कि वस्तु यानी सी, मैं एम और सी, यानी कोई वस्तु है, वस्तु से कोई व्यक्ति फिर मूल्य निर्धारित आता है, मनी आती है और फिर मनी को क्या करेगा, मनी का फिर कोई ना कोई वस्तु लेगा, फिर ऐसे रोटेशन इनका चलता रहेगा। तो ये साधारण सूत्र नंबर 1 है, जिसमें परिचालन का सूत्र है, पूंजीपति अपने पास उपलब्ध वस्तु को बाजार में ले जाता है। कहाँ ले जाता है, वस्तु को बाजार में ले जाता है और उस वस्तु को बाजार में ले जाने के बाद उसका क्या है, उचित मूल्य रेट पर बेच देता है और मुद्रा प्राप्त करता है। और बेचकर क्या प्राप्त करता है, मुद्रा प्राप्त कर लेता है। और जैसे ही मुद्रा प्राप्त कर लेता है, उसके बाद फिर एक नई मुद्रा, उसी मुद्रा से अपनी दूसरी इच्छित वस्तु क्या है, इच्छित वस्तु क्या कर लेता है, इच्छित वस्तु खरीद लेता है। और ये इच्छित वस्तु खरीदने के बाद क्या कर लेता है, यहाँ पर बाजार में से मुद्रा गई, मुद्रा से इच्छित वस्तु ले ली और फिर उसे वापस
पूंजी विनिमय के पूंजी का निर्माण करते हैं। यानी किसी वस्तु को छोटी वस्तु से लेकर उसने एक वस्तु का मान लो 100 रुपए की कीमत थी वस्तु की, उसको बाजार में 200 रुपए का बेच दिया। अब वो ऐसी वस्तु 2 वस्तु खरीद सकता है और इन 2 वस्तुओं को फिर बाजार में उपलब्ध कराएगा तो 4 वस्तुओं का मूल्य वो संग्रहण कर लेगा। यानी कोई वस्तु मैंने कहा कि यह वस्तु कितने रुपए की है, 100 रुपए की है, इसको बाजार में मैंने कितने का बेचा, 200 का बेचा। इन 200 रुपए से फिर मैंने कितनी वस्तु ले ली, 2 वस्तु ले ली, और 2 वस्तु लेकर फिर मैंने बाजार में उपलब्ध करवाई, 2 वस्तु ले ली, और इन 2 वस्तुओं का फिर मूल्य कितना हो जाएगा, मैंने कहा कि यहाँ पर 200 रुपए की लागत है मेरी, और इन 2 को हिसाब से बेचूंगा तो 400 रुपए आ जाएंगे मेरे पास। फिर इनसे फिर कोई वस्तु ले लूंगा। तो ऐसे करने का मतलब ये क्रम चलता रहता है और एक पूंजीपति के पास बड़ी मात्रा में मुद्रा इकट्ठी होती जाती है, उसका व्यापार है या वस्तुओं का जो मूल्य है वो आपस में क्या रहता है, बढ़ता ही रहता है। तो ये क्रम चलता रहता है प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, एक दूसरा सूत्र और बताने का प्रयास करता हूं। इसी प्रकार पूंजीपति अपनी मुद्रा को लेकर बाजार में जेता है और उसे माल खरीदता है, श्रम शक्ति लगाकर नया माल बनाता है, फिर उसे बाजार में लेकर बेचता है तो अधिक मुद्रा एम कमा लेता है। तो कहने का मतलब है कि पूंजीपति है, ये पूंजीपति क्या करेगा, कोई भी जो वस्तु खरीदना चाहता है तो मूल्य क्या हो जाएगा, मूल्य कुछ पैसे देकर मूल्य से कोई ना कोई मैंने क्या खरीदी वस्तु, और फिर उससे फिर उच्च मूल्य में क्या कर दी, फिर बेच दी। यानी मैंने एक मनी लगाकर क्या किया, एक वस्तु ली, ठीक है, वस्तु को फिर मैंने उसे और अच्छी लागत लगा के उसमें श्रम लगा के फिर अलग मूल्य में बेच दिया, तो फिर क्या आ जाए मेरे पास, फिर मनी आ जाएगी। लेकिन ये मनी क्या होगी, बड़ी होगी। ये टिक लगा देता हूं मनी के, बड़ा टिक। कहने का मतलब, तो मैंने कोई वस्तु ली, कुछ मुद्रा लेकर बाजार में गया, तो बाजार में जाकर मैंने क्या लिया, कुछ सामान लिया। बाजार में क्या मनी लेके गया, मुद्रा, उससे फिर मैंने क्या खरीदी, कोई ना कोई वस्तु ली, उस वस्तु को फिर मैंने उच्च मुद्रा पर क्या कर दी, उच्च मूल्य पर उस वस्तु को मैंने बेच दिया, फिर मेरे पास एक नई मुद्रा बन गई। तो कहने का मतलब है अगर मैं एम बड़ी से एम ये घटा दूं तो जो बीच में आता है, जो लाभ प्राप्त होता है, जो प्रॉफिट प्राप्त होता है, वो क्या है, वो अतिरिक्त मूल्य है। मैं कुछ पैसे लेकर बाजार गया, यानी जयपुर गया, और मैंने वहां से क्या लिया, कुछ बाजार में जाकर वस्तु ली, मुद्रा से ली मैंने। मुद्रा से लेने के बाद मैंने उस वस्तु खरीदी और वस्तु को फिर क्या किया, ऊंची मुद्रा में बेच दिया, तो फिर मैंने क्या प्राप्त कर ली, वापस मुद्रा प्राप्त कर ली। लेकिन अब मैंने क्या कर ली, उससे और अधिक मुद्रा। जैसे मान लो मैंने एक कपड़ा लिया, कपास लिया, उस कपास से मैंने कपड़ा बनाया रेशम का, मैंने कुछ मूल्य से एक वस्तु ले ली, उस वस्तु में मैंने कुछ प्रयास किया और प्रयास के बावजूद मैंने कहा कि मैंने 200 रुपए के लिए कपास ले ली। कितने रुपए किलो, कोई मेरे पास 200 रुपए थे तो मैंने कोई वस्तु ली, वो 200 रुपए केजी ली, उसमें मैंने 100 रुपए की लागत और लगा दी प्यारे विद्यार्थियों, और 50 रुपए या 100 रुपए का मैंने क्या लगा दिया, श्रम लगा दिया। अब वो शर्ट है, मैंने एक अच्छी तैयार शर्ट कर ली और ब्रांडेड कंपनी की तैयार कर ली, चाहे आप जींस मान लो, चाहे एक ऐसी शर्ट मान लो, चाहे टी शर्ट मान लो, जो आपको अच्छा लगता है। मैंने उसकी लागत और श्रम को कराकर मैंने 400 रुपए की कर ली उसको, वास्तव में उसकी लागत कितनी आ गई, 400 रुपए। लेकिन मैंने उसे वापस बाजार में जाकर कितने रुपए में बेचा, 1000 रुपए में बेचा, तो मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ प्यारे विद्यार्थियों, 1000 माइनस 400 बराबर 600 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ कि नहीं हुआ। ये लाभ ही क्या कहलाता है, ये लाभ ही क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ये अतिरिक्त मूल्य है, ये लाभ।
अब समझ में आई होगी कि मैं क्या करना चाहता हूं पूंजीपति वर्ग में। यहां पर उसने जो बात बताई वो ऐसी बात है प्यारे विद्यार्थियों, किस तरह से एक शासक या पूंजीपति वर्ग पैसे वाला बन जाता है मजदूर वर्ग का शोषण करके, क्योंकि वो तो उसकी मजदूरी को खरीद लेता है। भाई 200 रुपए या 100 रुपए दूंगा, ये कपड़ा बना दो, आप एक शर्ट तैयार कर दो। तो इस तरह से ये कार्य करता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार M1 से M का जो अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। इसके अलावा पूंजीपति निर्वाह मजदूरी पर श्रमिक का श्रम खरीद लेता है और वह मजदूरी के निर्वाह हेतु तो न्यूनतम मजदूरी तय करते श्रम से ज्यादा श्रमिक करवाने के लिए बाध्य करता है। इस तरह अतिरिक्त मूल्य श्रमिक के पास नहीं जाकर पूंजी के पास चला जाता है, इसी को हम अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। यानी मैंने कहा कि वस्तु को बनाने वाला मजदूर है और उसको लागत के बाद वास्तव में जो पैसा मिलना चाहिए वो वास्तव में मजदूर को मिलना चाहिए था, लेकिन उसका श्रम खरीद लेता है, क्योंकि उसको दिहाड़ी मजदूर को 200-300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलते हैं और एक शर्ट नहीं, उससे साथ साथ शर्ट के साथ अन्य भी कार्य करवा लेता है, उससे अन्य कार्य भी करवा लेता है, क्योंकि उसको टाइम के अनुसार 8 घंटे उसको काम करना है। तो ऐसे वो कार्य करवा कर पहले विद्यार्थियों शोषण करता रहता है। तो ऐसी बात बढ़ती जाती है और वास्तव में पैसे वाला कौन बन जाता है? पूंजीपति बन जाता है। और एक दिन ऐसा आएगा जहां पर क्रांति होना संभव हो जाएगी, ऐसे प्रतीत होता है। तो ऐसी बात है प्यारे विद्यार्थियों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाओं की चर्चा भी करूंगा, क्योंकि साथ ही साथ बाजार में मांग पूर्ति का पूंजीपति मुनाफा हो जाता है, वो अतिरिक्त मूल्य है ही, आपको बता दिया। इस प्रकार अतिरिक्त मूल्य की पूंजी का निर्माण करता है, जिससे पूंजीपति और अधिक अमीर बन जाता है और श्रमिक की स्थिति क्या हो जाती है? बहुत सारी दयनीय स्थिति हो जाती है। समझ में आया होगा अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है वो पूंजीपति और मजदूर के बीच की जो शोषण की खाई है उसको स्पष्ट करने का बात करता है। यह सिद्धांत रिकार्डो से प्रभावित है, उसके श्रम सिद्धांत से। उसने 2 फार्मूले बताए हैं, CMC, तो इसका मतलब वस्तु, मूल्य और वस्तु। इस तरह से उसने बाजार में मुद्रा आती है और वापिस एक अच्छी वस्तु खरीदे लेता है। तो ऐसे एक सिद्धांत काम करता है। दूसरा सिद्धांत है उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है, जिसमें वो मूल्य से वस्तु लेता है फिर वापस मूल्य पर बेच देता है। तो इसका मतलब MCM ये बन जाती है। और इन M1 के माइनस से M1 के माइनस घटाऊं तो इसको लाभ प्राप्त होगा। ये लाभ ही क्या कहलाता है? अतिरिक्त मूल्य कहलाता है, जो वास्तव में एक मजदूर को मिलना चाहिए था प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन मिल किसको रहा है? अरे मिल पूंजीपति को रहा है। तो पूंजीपति तो पैसे वाला पहले था, पैसे वाला और बन रहा है, और मजदूर वर्ग है, गरीब है, वो गरीब और होता जा रहा है। अब इस सिद्धांत की मैं कुछ आलोचनाओं की चर्चा करूंगा। क्या आलोचनाएं हैं? आलोचनाएं किसकी? अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की। मैं जहां तक समझ रहा हूं यह सिद्धांत समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक छोटा सा उदाहरण और ले लो। आप मार्केट में से जो कंपनी होती है, मैंने कहा कि एक कंपनी है नाइकी, ठीक है, या फिर एप्पल कंपनी है मान लो। आप मान लो एप्पल कंपनी का है, आपको ऐसे लगता है कि आईफोन वगैरह जो होते हैं वो उसकी कितनी कीमत होगी? मान लो ये आईफोन है, ये लो। अब अपन अगर बात करें, मान लो नाइकी कंपनी के जूतों की बात करूं, यानी जूते हो सकते हैं या फिर कोई भी फोन हो सकता है। जैसे आईफोन है और इस फोन पर ऐसे लगता है कि वास्तव में थोड़ा सा प्लास्टिक है, एल्युमिनियम की बॉडी है इसकी, आगे शीशा लगा दिया, इस पर मान लो शीशा लगा दिया और इस पर कुछ ऐसे चिप वगैरह लगा दी कि जिससे कनेक्ट होकर बातचीत हो सकती है। कुछ ऐसे एंड्रॉइड वर्जन डाल दिए जिससे आप थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह और फेसबुक वगैरह या फिर जिसमें अपन और कुछ कर सकते हैं, व्हाट्सएप वगैरह। तो इसमें कुछ ऐसे वर्जन डाल दिए कि कॉलिंग वगैरह इनके हो सकती है, गैलरी हो सकती है। तो अब मैं बात करूं कि मान लो इस फोन में या इस नाइकी के जूते की बात करूं तो अपन ये कह सकते हैं इसकी वास्तव में क्या कीमत होनी चाहिए। देखो ये मान लो 100 रुपए किलो प्लास्टिक, इसकी जो बॉडी है एल्युमिनियम नहीं आता, मान लो 200 रुपए मान लो, किलो तो है नहीं, इसमें जो वेट है
वो वेट 1.27 ग्राम है प्यारे विद्यार्थियों, ग्राम में ही है, या मान लो जितना भी है, ये कितने का आता होगा है, अपन सपोज करें तो वास्तव में ये 100 रुपए से नीचे का ही है। मटेरियल है वो कितने रुपए का होगा, मान लो 100 रुपए का मान लिया हमने। फिर इसमें ग्लास होगा वो भी 10-20 रुपए का होगा, तो मान लो 50 रुपए का मान लेता हूं। इसमें कुछ ऐसे वर्जन है, छोटे छोटे तार जुड़े हैं आपस में, स्पीकर जुड़ा हुआ है, तो ऐसे करके अपन छोटे मोटे चीजें जोड़ जोड़ के मैं मान लूँ कुछ भी, तो इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, फिर 100 रुपये मान लो, फिर LN, तो ऐसे करके मान लो इसकी कीमत हो जाती है, वो कीमत हो जाती है, वो कितनी होती होगी, तो मतलब 500 रुपये हो गई। 500 नहीं, आप 2000 मान लो यार, 2000 रुपये मान लेता हूं। लेकिन अब मार्केट में मैं जाऊं और ये फोन की मांग करूं, तो वास्तव में मुझे ये फोन कितने रुपए का मिलेगा, 2000 का नहीं, ये 20,000 रुपए का मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों। अब इसमें बनाने वाले ने भी कीमत ली होगी 2000 में, तो और 1000 जोड़ दो, मान लो बनाने वाला एक दिन में तो बना देता होगा एक फोन को एक दिन में बना देता होगा, तो 3000 रुपए मान लो। अब उसने 20,000 में बेचा, बेचने वाले ने भी कमाया होगा, मान लो बेचने वाले ने भी 1000 रुपए ले लिया होगा 20,000 में से, उसके 19 का बटा होगा। लेकिन मैं कह दूं ये लो 4,000 रुपए की मान लो, अगर ये 16,000 रुपए बचे, किसके बचे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कह रहा हूं ये कंपनी वाले के बचे नहीं, वो पूंजीपति जिसने ये आईफोन के लिए ये मटेरियल खरीदा, श्रमिक को दिए, तो ऐसे करके उसके जब प्रॉफिट हुआ उसकी बात कर रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों। आमतौर पर अपन जूतों की बात करें तो वास्तव में जूते में कुछ ऐसा रबड़ वगैरह लगता है, वो 50 रुपए का लगता होगा, कुछ ऐसे और साइड से वर्जन या कपड़ा लगता होगा, वो 50 रुपए का लगता होगा, और कुछ अगर मैं बात करूं मटेरियल गोंद वगैरह की बात करूं तो 10-20 रुपए का वो लगता होगा, ठीक है, या 30 रुपए की और चीजें रस्सी वगैरह बांधने की मजदूरी हो गई होगी, 100 रुपए या 200 रुपए मजदूर को दे देता होगा एक जूता तो बनाने का। तो ऐसे करके मैं बात करूं ये 300 रुपए के हो गए प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो गए, 300 रुपए हो गए, 100 ये हो गए 300 और 350 मान लेते हैं, अरे 350 400 को जो मान लो, अगर मैं बात को 50 और जोड़ देता हूं, 400 रुपए कर लिए मैंने मान लो, ठीक है। अब मैं जूते लाने जाता हूं तो वास्तव में मुझे 2,500 से 3,000 रुपए के मिलते हैं। ये जूते 500 रुपए मान लो इनकी लागत आ गई, तो मैं 2,500 रुपए के जूते लाऊंगा तो 500 माइनस करूंगा तो 2,000 रुपए सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा है, वो लाभ हो रहा है, वो किसको हो रहा है, वो पूंजीपति को हो रहा है, वो मजदूर को नहीं मिल रहा प्यारे विद्यार्थियों। जिसने बनाया जूता उसको 200-300 रुपए दहाड़ी मिली होगी, मटेरियल लगा होगा, लेकिन वास्तव में उसने कीमत प्राप्त नहीं की होगी। तो ये जो बात कर रहा हूं मैं वो किसकी कर रहा हूं, पूंजीपति की बात कर रहा हूं। यही आपका अतिरिक्त मूल्य है, जिसने जितनी कार्य करके मेहनत करके ये चीज बनाई है, मटेरियल खरीदा है और बनाने के बाद बेचा है, तो वास्तव में वो किसको मिलना चाहिए, वो या तो किसान जो अनाज बना रहा है उसको मिलना चाहिए, और वो खरीदते भी बावले लोग अपन ही हैं, लेकिन वो चीज है वो बनाई अपन ने, है ना, और उसी चीज को, अपनी ही चीज को अपने ही लोगों के द्वारा बेचता है वो पूंजीपति अपने दिमाग से, वो पैसे वाला होते जाता है और अपन गरीब के गरीब रह जाते हैं। ऐसी बात है, वो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है प्यारे विद्यार्थियों। अब मेरे हिसाब से आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका होगा। आगे मैं इसकी आलोचनाओं की जो चर्चा करने वाला था उसकी बात करूंगा प्यारे विद्यार्थियों। देखो आलोचनाएं क्या हैं, इसमें आलोचनाओं को ध्यान में रखना है। पहली आलोचना है वो क्या है, पहली आलोचना अपन कह सकते हैं कि श्रम एकमात्र उत्पादन का साधन नहीं है। श्रम एकमात्र उत्पादन का साधन नहीं है। कहने का मतलब ये कहना चाहता है कि वास्तव में श्रम है, जो मजदूर कार्य करता है वही उत्पादन नहीं करता है, और चीजों का भी क्या रहता है, योगदान रहता है। तो ये कहना चाहता है कि उत्पादन के साथ साथ अन्य चीजों का भी योगदान रहता है। मानसिक श्रम की अवहेलना की है इस सिद्धांत में, मानसिक श्रम की अवहेलना की है। यानी वास्तव में मस्तिष्क में जो कार्य, ये दिमाग किस में आया होगा, पूंजीपति वर्ग ने सोचा होगा कि वास्तव में ऐसा कार्य करूंगा तो मुझे ऐसा प्रॉफिट होगा, तो मानसिक उसका दिमाग खर्च हुआ होगा,
उसमें रिस्क भी रही होगी। जो व्यापार करना चाहता है, मान लो कोई लोग खरीदे कि नहीं खरीदे, तो ऐसी जो श्रम शक्ति साहस है वो उस पूंजीपति में ही है, तो उसकी अवहेलना की है, ये आलोचना कर रहा है इस सिद्धांत की। और तीसरी जो आलोचना की बात करने वाला हूं वो है मौलिक सिद्धांत नहीं है। क्या नहीं है? मौलिक सिद्धांत नहीं है और स्पष्ट नहीं है। वैसे अपन ने बताया था कि ये किसका सिद्धांत है? रिकार्डो का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? ये सिद्धांत पहले जो व्यक्ति ने दिया था वो रिकार्डो ने दिया था। रिकार्डो का ये सिद्धांत है, उस सिद्धांत की ये बात करता है, इसलिए इसको मौलिक सिद्धांत नहीं मान सकते, इसकी आलोचना कर सकते हैं। अतिरिक्त मूल्य का वास्तव में क्या प्रभाव पड़ता है, कि अतिरिक्त मूल्य का प्रभाव क्या रहा होगा, तो प्रभाव की भी बात करूंगा। यह तो आलोचना हो गई 3। श्रम एकमात्र उत्पादन साधन नहीं है, मानसिक श्रम की अवहेलना की है, और यह सिद्धांत मौलिक सिद्धांत नहीं है। यह तो इस सिद्धांत की आलोचना है। अब अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का प्रभाव क्या है, इस सिद्धांत का क्या है, क्या प्रभाव पड़ा है प्यारे विद्यार्थियों? तो प्रभाव की मैं बात करना चाहता हूं। इस सिद्धांत का क्या क्या प्रभाव पड़ा? इस सिद्धांत का प्रभाव श्रमिकों की दयनीय स्थिति का पता चला। श्रमिकों की दयनीय स्थिति, इसका पता हुआ कि श्रमिक वास्तव में कितने हैं, दयनीय क्यों हैं। उनको खुद को अपनी स्थिति का पता चला कि वास्तव में हम दयनीय क्यों हैं, यह भी ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि वास्तव में श्रमिकों को ऐसा लगा कि वास्तव में है एक सर्वहारा वर्ग की क्रांति का कारण है। सर्वहारा वर्ग की क्रांति का परिणाम, वास्तव में सर्वहारा वर्ग की जो क्रांति हुई उसका क्या परिणाम है, उसका भी ये क्रांति ही के इन्हीं के कारण हुई है। इन्होंने जब ये बात बताई तो वास्तव में मजदूरों में रोष उत्पन्न हुआ, असंतोष उत्पन्न हुआ। उन्होंने पूंजीपतियों के खिलाफ अपने क्रांति का क्या किया, एक अड़ंगा खड़ा कर दिया। एक है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि होना, यह भी इसका एक प्रमुख कारण रहा है कि जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं और दिहाड़ी मजदूर हैं, उन्हें कहा जाता है कि एक मजदूर को 300 रुपए पर डे के हिसाब से मिलेंगे, तो ये सोचेंगे एक कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट या 2 कैंडिडेट और जोड़ दूं, मेरे बेटे को भी ले चलूं, मेरी बेटी को भी ले चलूं, मेरी पत्नी को भी ले चलूं, तो ये 300 रुपए पर डे के हिसाब से जब लाएंगी तो हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। और ये 1200 रुपए के चक्कर में क्या कर लेता है, अपनी जनसंख्या को बढ़ावा दे देता है, सभी लोगों को वो लगा लेता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, वो गरीब और गरीब बनता जाता है और ये जनसंख्या बढ़ाने का एक कारण बन जाता है। तो ये ऐसी स्थिति से इसका प्रभाव पड़ा है। 3 प्रभाव पड़े हैं। एक, श्रमिकों की दयनीय स्थिति का पता चला है, उनकी स्थिति किस तरह से कमजोर है। दूसरा है सर्वहारा वर्ग की क्रांति होना, इन्हीं का परिणाम है। और तीसरा है जनसंख्या में वृद्धि होने का कारण भी है, यही है। तो इस तरह से अपन ने बात की है प्यारे विद्यार्थियों कि 4 सिद्धांत बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। आगे भी इसकी आलोचना बात करेंगे। वो एक नया सिद्धांत लेके आऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, वो अलगाववाद का सिद्धांत है कि वास्तव में मार्क्स ने जो अलगाव का सिद्धांत दिया, राज्य संबंधी विचार दिया, धर्म संबंधी बात कही, उनकी भी मैं बात करूंगा। और मार्क्सवाद की खुद की आलोचना क्या है, उसके क्या कार्यक्रम के आधार पर भी बात करेंगे। तो आज की क्लास अपन यही समाप्त करेंगे। आप इस वीडियो को देखें, नोट डाउन भी करें, ठीक है। आज की क्लास यही समाप्त होती है। आप इसको समय का सदुपयोग करते हुए प्यारे विद्यार्थियों कॉपी में नोट डाउन करें और इन चीज़ों को पहले आप पढ़ भी सकते हो, पीडीएफ उपलब्ध करा दी, उसके बाद आप इनको नोट डाउन करें, बार बार देखें वीडियो को। फिर आपका टेस्ट की प्रक्रिया प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल शुरू होने वाली है, मैंने बना के तैयार कर दिए हैं। टेस्ट के लिए आप तैयार रहें, ठीक है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू, धन्यवाद।